क्रिमिलेयर लगाया। भाई ट्राइपॉड ना हिले दोस्त, सब कुछ ठीक है। तो आप लोगों को याद होगा कि हमारे लोगों को बहुत सारी जानकारी याद नहीं रहती है। मंडल कमीशन में जो रिकमेंडेशन किया था, उस रिकमेंडेशन में ओबीसी के लिए इकोनॉमिक क्राइटेरिया भी लगाया था। याद करो, आप लोगों को याद होगा, आप लोगों को तमाम जानकारी देते रहे हैं, उस समय भी दिया था। तो आपको याद होगा मंडल कमीशन ने जो रिकमेंडेशन किया था उसमें ओबीसी के लिए इकोनॉमिक क्राइटेरिया लगाया था। इकोनॉमिक क्राइटेरिया लगाने की वजह से, कसौटी लगाने की वजह से ओबीसी को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्रीमिलेयर लगाने का अवसर हुआ। वो मंडल कमीशन ने जो रिकमेंडेशन किया था उसके गलती की वजह से सुप्रीम कोर्ट में ब्राह्मणों को अवसर मिला। ये मंडल कमीशन के जो मंडल थे गुजरात के, वो तो यादव थे, ओबीसी थे। मंडल जो थे वो यादव जाति के थे। तो मंडल तो नॉर्थ इंडिया में शेड्यूल कास्ट के लोग भी टाइटल लिखते हैं, और बिहार में मंडल ओबीसी के लिए भी है। तो मंडल ही उस कमीशन के चेयरमैन थे, उनको इकोनॉमिक क्राइटेरिया नहीं लगाना चाहिए था। जाति व्यवस्था की वजह से ओबीसी के लोगों के साथ भेदभाव हुआ था, और इस वजह से उसी कसौटियों को अगर लगाते तो उसी के आधार पर उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए था। क्योंकि वर्णा सिस्टम में जो शूद्र वर्ण है ब्राह्मणों के द्वारा बनाया हुआ, वही लोग मंडल कमीशन में ओबीसी है। मैं कई जगह इससे कहा था कि ओबीसी के लोग शूद्र है, तो कई जगह ओबीसी के लोगों को जानकारी ना होने की वजह से ओबीसी के लोगों ने कहा ये आप गलत कह रहे हैं। तो मैंने उस समय ये कहा था कि आप लोगों को एक तो पढ़ते लिखते नहीं हो। तो ज्योतिराव फुले ने, ये रिकॉर्डेड फैक्ट है कि ओबीसी के लिए शुद्ध टर्मिनोलॉजी का यूज किया था। अगर पढ़ते लिखते तो फिर मालूम हो जाता, पढ़ते लिखते नहीं हो, मालूम होता नहीं है। ओबीसी के लिए ही शुद्ध टर्मिनोलॉजी का यूज ज्योतिराव फुले ने किया था। और वर्णा सिस्टम में एक तो जो ब्राह्मण वर्ण है, फिर क्षत्रिय वर्ण है, और तीसरा वर्ण जो है वैश्य है। ये तीन वर्ण में शूद्र तो शामिल नहीं, तो चौथा वर्ण है। दूसरा जो ओबीसी है वो अछूत नहीं है, इसलिए शेड्यूल कास्ट नहीं है। ओबीसी जो है वो आदिवासी नहीं है, इसलिए शेड्यूल ट्राइब नहीं है। ये सारी बातों का विश्लेषण करने के आधार पर यह प्रमाणित हो जाता है कि ओबीसी ही वर्णा सिस्टम में शूद्र है। ये जानकारी ना होने से बहुत समस्या होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं ओबीसी को ज्ञान नहीं है, ज्ञान बहुत बड़ी बात है। जानकारी ही नहीं है, ज्ञान तो बहुत बड़ी बात है? जानकारी के बाद ज्ञान आता है। ज्ञान बड़ी बात है, जानकारी छोटी बात है। जानकारी ही नहीं है क्या, तो ये समझना बहुत जरूरी है। तो आप खा लीजिए। तो ओबीसी का जो मुद्दा मैंने आपको बताया, उसमें मंडल कमीशन ने, मंडल ने रिकमेंडेशन में ही गलती किया है। इकोनॉमिक क्राइटेरिया लगा दिया। इकोनॉमिक क्राइटेरिया अगर ना लगाया जाता तो ओबीसी को भी क्रीमिलेयर नहीं आता। इकोनॉमिक क्राइटेरिया लगाने की वजह से सुप्रीम कोर्ट को अवसर मिला क्रीमिलेयर लगाने। पहले दूध खाने को नहीं दिया और चर्बी आ गई बोल रहे हैं। दूध खाने को नहीं दिया और दूध में होती है चर्बी।
खाने को ही नहीं दिया और चर्बी आ गई ऐसा कहने लगे। तो ये उनके हाथ में पावर है, उनके हाथ में इंटरप्रिटेशन की सत्ता है, तो उसका अवसर ढूंढ रहे हैं और मौका देख करके बात कर रहे हैं। अब दूसरा मुद्दा इसी के साथ जुड़ा हुआ है, वो ये है कि अब अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने एक क्रिमिनल लगाया, मगर अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जो कसौटियां निर्धारित है उसमें इकोनॉमिक क्राइटेरिया नहीं है। कभी आप लोगों ने सोचा ये जो मौलिक बात है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बात बता रहा हूं, हमारे लोगों को पता तो है नहीं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल है कि जो सोशली बैकवर्ड है, जो एजुकेशनली बैकवर्ड है, शेड्यूल कास्ट का जो कसौटिया है सोशली बैकवर्ड है, जो एजुकेशनली बैकवर्ड है, और तीसरा कसौटी है जो सोशली बैकवर्ड होने के साथ साथ जिनके साथ अस्पृश्यता का व्यवहार किया जाता है। ये तीन कसौटियां जिनके अंदर पाई जाएगी वो जातियां अनुसूचित जाति के लोग माने जाएंगे। तो ये तीन कसौटियों में इकोनॉमिक क्राइटेरिया नहीं है। अनुसूचित जाति के और जनजाति के अंदर, जनजाति के अंदर तीसरा कसौटी क्या है, जो सामाजिक दृष्टि से पिछड़े होने के साथ साथ जिनके अंदर ट्राइबल ट्रेड्स दिखाई देते हैं। तो तीसरा जो आदिवासियों के लिए मुद्दा है उसमें भी इकोनॉमिक क्राइटेरिया नहीं है। तो शेड्यूल कास्ट में और शेड्यूल ट्राइब में दोनों में इकोनॉमिक क्राइटेरिया नहीं है, कसौटी नहीं है। अगर है ही नहीं इकोनॉमिक क्राइटेरिया तो सुप्रीम कोर्ट ने इकोनॉमिक क्राइटेरिया कहां से लाया? कोई आधार चाहिए ना उसको लंबा खींचने के लिए। है ही नहीं तो कहां से खींचे? जिसको खींचकर आपने इकोनॉमिक क्राइटेरिया लगाया वो खींचने के लिए कुछ है ही नहीं। तो इसका मतलब है ये मनमानी करने का काम है, ये मनमानी करने का काम है। और भारत सरकार ने कहा कि इस पर हम अमल नहीं करेंगे, तो लोगों की प्रतिक्रिया को कमजोर करने के लिए भारत सरकार ने ऐसा बयान दिया। मगर जब इम्प्लीमेंटेशन होगा और अधिकारी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो नहीं करेंगे अमल करने के दौरान, तो कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है कि आपके आदेश का अमल नहीं कर रहा है, ये कंटेम्प्ट, तो कंटेम्प्ट लागू हो जाएगा। तो कंटेम्प्ट के बाद में फिर भारत सरकार जो है उस पर अमल करना शुरू कर देगी। इसलिए इस बात को हम लोगों को ध्यान देना होगा और ध्यान दे करके इसको इशू बनाना होगा। एक तो ये बात है। सवाल दूसरी है कि फिर जब कसौटी थी ही नहीं तो लगाया क्यों सुप्रीम कोर्ट ने? तो देश में आज के तारीख में जो बदलाव की बहार बह रही है उसमें पहले नंबर पर अनुसूचित जाति के लोग लीड कर रहे हैं। आप लोगों को ये बात समझना चाहिए कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए ब्राह्मणों ने ये लगाया क्यों, एक क्रिमिनल क्यों लगाया? तो उस क्रिमिनल लगाने की वजह से क्या होगा? क्रिमिनल लगाने की वजह से क्या होगा? अनुसूचित जाति के अंदर ही आपस में झगड़ा लग जाएगा। तो ब्राह्मण लोगों की साजिश क्या है? ब्राह्मण लोगों की साजिश ये है कि तुम हम लोगों को नंगा कर रहे हो सारे देश भर में, तो तुम पहले अपना मामला निपटाओ। तुम तो अपना मामला निपट नहीं पा रहे हो, तो तुम अपने मामले निपटो। तो आपको हमारे तरफ उंगली करने वाले जो लोग हैं अनुसूचित जाति के, उन लोगों को उन्होंने आपस में उलझा दिया। आप आपस में उलझा देने से क्या होगा? वामन मेश्राम अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी तो सारे अनुसूचित जाति के लोग आपस में झगड़ा लगाने का काम करना शुरू कर देंगे, और शुरू भी किया। अक्ल होना चाहिए ना, समझदारी होनी चाहिए। मेरे अलावा तो ऐसा बोलने की किसी की औकात भी नहीं है। समझदारी हो सकती है, औकात अलग बात है। समझ लो क्या? समझदारी हो सकती है, मेरे से ज्यादा हो सकती है, मगर औकात बोलने की और इस मुद्दे को इश्यू बनाने की
और इसी मुद्दे को इशू बनाकर मैदान में लेकर जाने की, इसके लिए तो समझदारी नहीं, इसके लिए तो औकात चाहिए। तो क्योंकि हम लोग जो है, जो बात हम लोगों को समझ में आता है कि कोई ताकत नहीं है भारत में जो अमन इस्लाम को लड़ने से रोक सके, फिर कोई ताकत हम लोगों को रोक नहीं लगा सकती, तो हम लोग उसको बेंट अपॉन है कि हर हालत में उसको हम लोग करेंगे। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि हमारे लोग अनुसूचित जाति के लोग, ये काल्पनिक बात नहीं है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश, जहां 85 लोकसभा की सीटें आती थी, वहां अनुसूचित जाति के लोगों ने पहल करके ही सरकार बनाई। और उसके बाद काशीराम जी जब तक जिंदा थे तो सारे मीडिया वाले जब तक जिंदा थे प्रधानमंत्री कौन बन सकता है उस लिस्ट में काशीराम जी का नाम रहता था, चाहे आखिरी नंबर पर क्यों न हो मगर रहता था। जब पेपर वाले या पत्रकार लोग मीडिया में चर्चा करते थे तो ये लोग बन सकते हैं, उसमें काशीराम जी का भी एक नाम होता था, आखिरी तक होता था। तो इसका मतलब है काशीराम जी के पास तो प्राइम मिनिस्टरियल जो मटेरियल होता है, एक तो प्राइम मिनिस्टरियल मटेरियल का मतलब क्या है, प्राइम मिनिस्टर बनने के लायक योग्यता। तो जब काशीराम जी थे तो उससे कम योग्यता वाले मुख्य प्रधानमंत्री बनते थे। काशीराम जी अपोजिशन में रहते थे और प्रधानमंत्री कम योग्यता वाले रहते थे। इतनी ज्यादा योग्यता काशीराम जी के पास थी, इसको कहते हैं प्राइम मिनिस्टरियल मटेरियल। इतनी बड़ी योग्यता उनके पास थी जो अपने बहुत साधारण स्तर से उठकर उन्होंने इतना प्रभाव क्षेत्र इन्फ्लुएंशियल प्रभाव निर्माण किया था कि चुनाव में प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट जो है काशीराम जी भी है ऐसा मान करके वो चलते थे और चर्चा होती थी। तो इसलिए ये बात जो है, इनको विभाजित करने की बातें शासक वर्ग ब्राह्मण के बीच में दिमाग में आना जरूरी है। आज भी सारे देश भर में जो परिवर्तन की लहर देश में चल रही है उसमें अनुसूचित जाति के लोग पहले नंबर पर इस लड़ाई में आगे लड़ रहे हैं, दूसरे नंबर पर अनुसूचित जनजाति के लोग लड़ रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है। ओबीसी के लोग पहले नंबर पर होना चाहिए था मगर वो तीसरे नंबर पर है। ओबीसी के लोगों को ये सुनते वक्त थोड़ा अच्छा नहीं लगे, तो मैं अच्छा लगे बुरा लगे इसलिए थोड़ी बोल रहा हूं, जो सही है वो बोल रहा हूं। कान को अच्छा लगे तो जो बात कान को अच्छी लगे वो बात बोलने से परिवर्तन नहीं होता, तो खुश हो जाता है, बता हाँ ठीक है, खुश होके चुप हो जाता है। पहले खुश होता है फिर चुप हो जाता है। बुरा लगे तो साला ये कुछ करना होगा, ऐसे बोलना पड़ेगा। बुरा लगेगा ना, अरे साला ये कचोटने वाली बात है, कुछ करना पड़ेगा। तो मैं अच्छा लगने वाली बात नहीं बोलता हूं, बुरा लगने वाली जलील करने वाली बात बोलता हूं। तो लोगों को जलील लगता है, साला जलील हो रहा है, इससे कुछ करना पड़ेगा तो लोग हमारे साथ लगते हैं, बोलते हैं अरे तो हाँ हो गया, ऐसे तो लगने की क्या जरूरत है, हो गया। तो परिवर्तन के लिए अलग बोली बोली जाती है और स्टेटस को के लिए अलग बोली होती है, ये जानकर के हम लोगों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो अनुसूचित जाति के कसौटी में आप लोगों को जानकारी होगी कि जब अनुसूचित जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया गया वो तो अछूत लोग थे, और आज के तारीख में जितने गरीबी है अछूतों में, अनुसूचित जाति की कसौटी निर्धारित की जा रही थी उससे ज्यादा गरीब थे। ज्यादा गरीब होने के बावजूद भी गरीबी को कसौटी नहीं बनाई। तो बाबा साहब को ज्यादा समझ में आता था, भैया हमको कम समझ में आता है। तो उस समय अनुसूचित जाति में ज्यादा गरीबी थी, फिर भी गरीब शब्द को कसौटी नहीं बनाया। समझ आ रहा है? आज से ज्यादा गरीब थे जब अनुसूचित जाति की कसौटी बन रही थी, तब ज्यादा दरिद्रता थी, फिर भी उन्होंने इकोनॉमिक क्राइटेरिया को कसौटी में नहीं रखा। और ये गलती मंडल ने की,
उन्होंने ओबीसी के लिए ये लगाया जो नहीं लगाना चाहिए था। तो इस वजह से ये नुकसान हुआ। मेरा दूसरा मुद्दा कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं। देखो, जो लोग ऑल इंडिया की एग्जामिनेशन पास कर सकते हैं तो उनकी आर्थिक स्थिति ठीक होगी तो मैट्रिक का एजुकेशन होगा, और थोड़ी आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी होगी तो महाविद्यालय में पढ़ाई होगी, महाविद्यालय में पढ़ाई होगी तो ग्रेजुएट होगा, ग्रेजुएट होगा तो आईएएस, आईपीएस, आईआरएस की परीक्षा देने के लायक होगा। ग्रेजुएट ही नहीं होगा तो आईएएस, आईपीएस, आईआरएस की परीक्षा ही देने लायक नहीं होगा, तो पहले कट गया। परीक्षा देने लायक होगा तो पास और नापास दो होगा। अगर परीक्षा देने लायक ही नहीं है तो 100% नालायक होगा। अब पहले ही होगा, डिलीट हो जाएगा। परीक्षा देने का मौका जिनको मिलेगा उसको अवसर है पास होने का, नापास होने का। अगर वो उस एरिया में एग्जामिनेशन देने के लिए ही उसको अवसर नहीं मिला, पहले ही काट दिया, तो फिर उसका पत्ता हमेशा के लिए कटने का खतरा होता है। तो इसलिए ये जानना जरूरी है। और इस वजह से कई लोगों को ओबीसी का 5-6%, 27% में 5-6% लागू हुआ, और जो परीक्षा देकर पास हो सकते थे उनको उन्होंने इकोनॉमिक क्राइटेरिया लगाकर डिलीट कर दिया। इस वजह से ये 27% तो दिया, 27% की भर्ती होने के लिए 200 साल लगे। 27% का जो आंकड़ा है, ये आंकड़ा पूरा करने के लिए 200 साल लगे। क्यों? क्योंकि ये कसौटियां जो लगाई है उसमें परीक्षा पास करने के लिए लोग मिलेंगे ही नहीं। अरे आपने जब 27% दिया तो एक लॉजिक ये हो सकता था, देखो देना है, ईमानदारी है, अगर आपको देना है, ईमानदारी है आपके अंदर, क्या होना चाहिए था? पहले ओबीसी का आर्थिक कसौटी लगाए बगैर 27% का कोटा पूरा करो, करने दो, ओबीसी रहेगा ना। जो आर्थिक दृष्टि से थोड़ा मजबूत होगा या आर्थिक दृष्टि से कमजोर होगा, दोनों में से कोई भी ओबीसी ही जाएगा, दूसरा तो जाएगा ही नहीं। जाएगा तो ओबीसी ही जाएगा। 27% ऐसा भर दो, भरने के बाद बोलेंगे नहीं अभी तो इकोनॉमिक क्राइटेरिया लगाना, तो वहां जाता है। ये लोग देने वाले जो लोग हैं ना, ये थोड़ा सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। ये देने वाले जो लोग हैं 27% का कोटा पूरा होने के बाद अगर इकोनॉमिक क्राइटेरिया लगाते तो तुम ईमानदार हो अपनी पहल में, तो माना जाता। मगर वो तो 5-6% से ज्यादा जाने नहीं देना चाहते, 27 देना चाहते हैं। 3 साल तक अगर आपने पूरा नहीं किया तो जनरल कैटेगरी का आदमी उधर आकर भर्ती कर देता है। अगर आपका कोटा मान लो 27 लोगों की भर्ती करनी है, 7 लोग मिल गया, 20% रह गया, तो उसके लिए 1 साल वेट करेगा, 2 साल वेट करेगा, 3 साल वेट करेगा, चौथे साल में ओपन कर देगा। ओबीसी के लिए जो 27 रखा था, 7 मिला 20 बाकी है, तो उसके लिए 3 साल का समय देगा। 3 साल में अगर आते हो तो ठीक है, नहीं तो ये जनरल कर देंगे। जनरल करने के बाद क्या होगा? वो 27 जो दिया था वो भी 20 उसमें से ले लिया, जनरल वाले ने ही ले लिया। नहीं हिला मत, एंड करा। वो तो सारी हारागिरी है, हेराफेरी है, सारा खेल है। देने के नाम पर 27 दे रहे हैं मगर व्यवहार में दे नहीं रहे, दे रहे 7%। तो अंतिमता क्या होता है? अंतिमता 75-80% वही उन्हीं का रहता है। जिनकी संख्या 15% है उनको 80% होता है, और 80% में भी ब्राह्मण लोग
75% ले लेता है, 4-5% जो है क्षत्रियों को दे देता है और वैश्यों को कोई दे देता है। और वैश्यों को कहते हैं ब्राह्मण लोग, अरे आपके पास ज्यादा पैसा न है व्यापार में, काहे इधर आ रहे, बिजनेस में रहो ना, हम आपको बोल रहे इधर रहो, धंधा करो, क्या फैसिलिटी चाहिए ले लो। वैसे हो गया, हाँ बराबर बोल रहा है पंडित जी, बराबर बोल रहा है, सारा धंधा करना चाहिए, इधर नौकरी करने का क्या मतलब है, मालिक करना चाहिए। और इस तरह से वैश्यों को काटकर जो क्षत्रिय रहता है, वो अगर झगड़ा करता है, वो ब्राह्मण की हजारों सालों से ब्राह्मण से लड़ाई है क्षत्रियों की, तो अगर नहीं मानता है, चलो ठीक है 5-6% ले लो। वैसे भी क्षत्रिय जो मूल रूप नाग लोग है, जो क्षत्रिय वर्ण भारत में आज के तारीख में है, वो मूल रूप से नाग लोग है। और नाग जो है वो मूल निवासी लोग है और मूल लोग है, वो तो ब्राह्मणों के हजारों सालों से विरोध में है। अभी भी इसके सारे तथ्य अवेलेबल है, उपलब्ध है, ये कोई काल्पनिक बातें नहीं है। तो ये सारी बातें ध्यान में रखते हुए हम लोगों को काम करना चाहिए। और इसलिए मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूं कि हमारे पास डाटा होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, फैसला लेने के लिए, लॉजिक करने के लिए डाटा का उपयोग और प्रयोग करने का हुनर होना चाहिए। डाटा रहता है हमारे पास, एप्लीकेशन करने का हुनर नहीं रहता है, इसलिए डाटा ऐसे ऐसे पड़ा रहता है, उसका कोई उपयोग करने का हुनर नहीं है। डाटा होना ही पर्याप्त नहीं है, डाटा का एप्लीकेशन करने का हुनर होना चाहिए, तब जाके सही हम फैसला कर सकते हैं। इसके लिए ये जानकारी मैंने आपको दी, आपने ध्यान से सुना, इसके लिए धन्यवाद।